अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स को या तो उम्रे पर लेकर जा रहे हैं या जाने वाले हैं, और साथ में उन लोगों के लिए भी जो किसी भी ओल्ड एज पीपल के साथ उम्रे पर जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत सारी ऐसे टिप्स इस वीडियो में बताऊँगी जो कि आपके सफ़र को बहुत आसान कर देंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर साथ रखें जैसे कि मेडिसिन होती हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स की या जिनके भी साथ आप जा रहे हैं जो भी मेडिसिन हैं वो आपने लाजमी साथ रखनी है। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हाई पावर की होती है या अल्लाह ना करे किसी को ज़्यादा इशू होता है, तो उस मेडिसिन के साथ आपने लाजमी जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रखनी है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आप 20 डेज़ के हिसाब से पूरा एक पैकेट बना लें और वो आप अपने लगेज में रख लें, ठीक है। लेकिन आप अपने हैंड कैरी में इतनी सारी मेडिसिन नहीं रखिएगा। आप अपने हैंड कैरी में जस्ट 1 या 2 दिन की मेडिसिन रख लें, जैसे कि जिस दिन आप जाएंगे और जिस दिन आप पहुँचेंगे, ताकि फ़ौरन आपको निकालनी ना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि स्नैक्स या फूड आइटम ऐसे जो कि सही रहते हैं और आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे कि कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं, अब स्नैक्स के नाम यहाँ पर मैं नहीं ले सकती क्योंकि सबके पेरेंट्स के साथ अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। किसी को क्या हेल्थ इशू हो गया, अल्लाह ना करे किसी को क्या होंगे, तो उसके हिसाब से जो आपके पेरेंट्स खाते हैं या खा सकते हैं उस तरह के जो भी स्नैक्स ऐसे हों, जैसे कि फ़ौरन अगर आपको कोई खाना नहीं मिल रहा है, या जैसे अगर आपकी मदर हैं, जैसे मेरी अम्मी है ना, तो मेरी अम्मी को ऐसा होता है कि वो शुगर फ्री बिस्किट जो होते हैं वो खाती हैं, तो वो अपने साथ रखती हैं। तो जैसे कि अगर हरम में है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ौरन से वो खा लिया, तो जितनी देर में खाना खाने जाते हैं इतनी देर में भी उनकी तबीयत थोड़ी सी संभल जाती है। कुछ लोगों को भूख का इशू होता है, तो ऐसे में जो भी आपके पेरेंट्स इस तरह के स्नैक्स खाते हैं वो लाजमी आपने अपने साथ रख लेने हैं। और अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के साथ कोई इशू है कि व्हील चेयर लाजमी है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने मुल्क से व्हील चेयर साथ लेकर जाएं। जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो जहाज़ से पहले आपसे ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर वो व्हील चेयर वापस मिल जाती है। इससे आसानी ये रहती है कि हरम में जो व्हील चेयर अवेलेबल होती है, कभी आपको नहीं मिली, आप गए आगे गए, प्रॉब्लम होती है, तो बेटर यही है कि आप अपनी व्हील चेयर साथ लेकर जाएँ ताकि आपको सफ़र में भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट जाने की। अच्छा, सबसे पहली टिप तो ये है कि जो भी एयरलाइन है आपकी, जितना आपको लगेज अलाउ हो आपने उतना ही लगेज लेकर जाना है। जैसे कि हम जब यंग होते हैं या हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम एयरपोर्ट पे अगर ये पैनिक सिचुएशंस हो जाती हैं कि भाई सामान खोलो, कम करो, तो हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन साथ में अगर हमारे पेरेंट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, एज उनकी बड़ी है, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उससे बेटर यही है कि आपने सामान उतना ही लेकर जाना है जितना आपके टिकट पर अलाउ है। यहाँ पर एक बात करती हूँ, आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सऊदी एयरलाइन के हवाले से टिप्स बताई थी। तो उसके अंदर मैंने ये कहा था कि 23 kg का एक बैग आपने लेकर जाना है। इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि भाई 23 kg के 2 बैग भी अलाउ होते हैं सऊदी एयरलाइन के टिकट पर। बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट की तरफ से ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो आपको एक ही बैग अलाउ किया जाता है, क्योंकि वो ग्रुप के टिकट लेते हैं और उसके अंदर एक बैग अलाउ होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि आपने एक ही बैग लेकर जाना है। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो आपके टिकट पर अलाउ हो, अगर आपके टिकट पर 2 बैग अलाउ हैं तो आपने 2 बैग लेके जाने। लेकिन सऊदी एयरलाइन का ये है कि अगर आपको 2 बैग अलाउ है तो 2 क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप एक क्वांटिटी 10 किलो की कर लें आपकी मर्जी है, आप वही क्वांटिटी 23 किलो की कर लें आपकी मर्जी है। 2 बैग अलाउ का मतलब 2 बैग अलाउ होंगे, 1 बैग अलाउ का मतलब 1 बैग अलाउ होगा। आई होप ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा भी सऊदी एयरलाइन के हवाले से अगर आप टिप्स देखना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि जितनी भी सऊदी एयरलाइन के टिप्स हैं वो मैंने पूरा सफ़र आपको बताया है तो आपको आसानी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पर क्या होता है कि एयरपोर्ट पर जिस तरह हमने काउंटर्स पे जाना होता है बोर्डिंग पास के लिए, फिर FIA का काउंटर होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से आगे आगे रहें, यानी कि आप उनके साथ काउंटर पे खड़े हों ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी चीज़ें वो पूछें तो आप ये है कि सब कुछ मैनेज कर सकें। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कराची एयरपोर्ट से जा रहे हैं या किसी भी एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाए, आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, यानी कि लगेज आपका चला गया, बोर्डिंग
बोर्डिंग पास आपको मिल गया। अब आप जाकर बैठेंगे वेटिंग एरिया में, ठीक है। अब वेटिंग एरिया में आपने क्या करना है, अभी फ्लाइट में थोड़ी देर होती है, आपने अपने पेरेंट्स को भी कुछ खिलाना है और आपने भी लाजमी कुछ ना कुछ खा लेना है, क्योंकि उस वक्त टेंशन में क्या होता है कि काफ़ी लोग घर से भी नहीं खाकर निकले होते हैं कि भाई अभी देखते हैं, जल्दी से निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो लेकिन वो फिर एयरपोर्ट पर भी नहीं खाते, लेकिन फिर ये चीज़ आगे हमें प्रॉब्लम कर सकती है सफ़र में, क्योंकि अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, यानी कि कराची एयरपोर्ट में फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, आप किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकते हैं, फिर आगे अभी आपने फ़्लाइट लेनी है, फिर आपने जद्दा एयरपोर्ट जाना है, फिर आपने उम्रा अदा करना है, पहले मक्का जाना है, फिर उम्रा अदा करना है ना, तो अभी काफ़ी लंबा आपका सफ़र चलेगा। तो आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए, आपने भी कुछ ना कुछ लाजमी खाना है उनके लिए, और उनको भी आपने लाजमी कुछ ना कुछ खिलाना है। जब आप पहुंचेंगे जद्दा एयरपोर्ट, तो जद्दा एयरपोर्ट पर भी ये होता है कि वहाँ पर एंट्री के लिए स्टैंप जब लगाते हैं, तो उस काउंटर पे आप अपने पेरेंट्स के साथ आगे खड़े हो जाएं, और वो थंब प्रिंट और फिंगरप्रिंट्स लगवाते हैं, तो आप उनके साथ लगवाएं, वो जो भी पूछते रहें तो आप आगे आगे खड़े हों, ताकि आपके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जी हम पहुंच गए हैं जद्दा तक, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि वो जो पूरा सफ़र है आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में लिखना चाहें, या अभी अगर आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन डायरी ले लें और अपने साथ साथ लिखते भी रहें, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आगे आपको काम आते रहें। अब जी जद्दा एयरपोर्ट से हमने जाना होगा मक्का, ठीक है। अब हम मक्का के लिए बस में रवाना होंगे। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मेरी मम्मा ऐसी हैं, उनको नींद नहीं आती रास्ते वगैरह में, मेरे पापा ऐसे हैं जो सो जाते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नींद आ जाती है कहीं पर भी आराम से, तो उनको बोलें कि जद्दा से मक्का के सफ़र में वो नींद कर लें। अगर जो उनको नींद आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो वो नींद कर लें और फिर हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जी मक्का। अब जब आप मक्का पहुंचेंगे ना, तो आपको टाइम लग सकता है कमरा मिलने में, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं होटल्स की उसमें अक्सर टाइम लग जाता है। अक्सर कुछ ज़्यादा टाइम भी इसलिए लग जाता है क्योंकि मक्का और मदीना के होटल्स का चेक इन चेकआउट का टाइम होता है। अब हो सकता है कि आपका जो टाइम हो, आप मतलब फ़्लाइट आपकी जिस वक्त पहुँचे वो चेकआउट का टाइम ना हो, तो हो सकता है कि कुछ घंटे भी लग जाते हैं। तो आप पहले से इस बात को समझिएगा। अगर लॉबी में कहीं पर भी आपको बैठना पड़े तो अपने पेरेंट्स को ऐसी जगह पे बिठा दें ताकि वो आराम से बैठ जाए, और जो भी आगे पीछे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो आप चलते फिरते करते रहें। अब जब आपको रूम मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब नियत जो है वो आपने जहाज़ में कर ली होगी, तो अब आप सब हैं एहराम की पाबंदियों में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स थक गए हैं, सफ़र की थकन है, वो सोना चाहें लेकिन एहराम की पाबंदियों के साथ, तो वो बिल्कुल सो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जाहिर सी बात है, हम पहुंच जाते हैं तो कभी कभी बिल्कुल नींद भी नहीं आती। ये होता है कि बस जल्दी से अब जो भी एहराम की पाबंदियाँ हैं उसमें हम अच्छे से उम्रा परफॉर्म कर लें। तो लेकिन उस वक्त क्या करें, नीचे हर जगह ही रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उनको चाय ला दें ताकि उनकी थोड़ी थकन उतरे, और थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लें, और उसके बाद आप उम्रा परफॉर्म करने के लिए चले जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक टिप और भी है कि अगर आप चाहें तो आप अपने घर से ही आपके और जो फैमिली मेम्बर्स हों उनको कह दें कि कुछ बना दें, ताकि उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कबाब पराठे हैं या कबाब रोटी है, वो आप अगर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और इतनी देर में अगर मौसम ऐसा है, बहुत गर्म मौसम नहीं है, तो अगर इतनी देर में वो सही रहते हैं तो जाते ही आप वो खा लें, और ताकि आपको फ़ौरन खाना ना ढूंढना पड़े, और आपने वो खाया और उसके बाद आप उम्रा परफॉर्म करने के लिए जाएँ, ताकि अच्छे से एनर्जी के साथ और एक्टिव होकर उम्रा परफॉर्म करें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ये कर लेते हैं, अब निकल रहे हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ होटल से, ठीक है। अब या तो अगर आपके पेरेंट्स पहले गए हुए हैं, लेकिन हरमैन शरीफैन यानी कि मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के पास की चीज़ें अब इतनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, नई शॉप्स बन रही हैं, नए होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कि काफ़ी कुछ ऐसा है कि लिटरली विद इन 2 मंथ्स भी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये चीज़ पहले तो यहाँ नहीं थी, अच्छा अब अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तो अगर पहले गए हुए हैं, ठीक है, तब भी आपने उनको समझाना है कि देखें यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आप होटल से निकल रहे हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आप जो भी है, ये टिप तो हर एक के लिए ही है कि ओल्ड एज पीपल हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, आप खुद हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कार्ड लेना है,
होटल का। होटल में आपको कार्ड मिल जाते हैं, अगर आप 4 फैमिली मेम्बर हैं, 3 फैमिली मेम्बर हैं, आप जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने वो कार्ड आपको दे देते हैं। होटल का कार्ड होगा, उसके बैक पे होटल का मैप भी बना होता है, लेकिन वो इतना ख़ास समझ में नहीं आ रहा होता। तो सबसे बेटर क्या है, अगर आपको, जैसे आप हैं, अब आपको स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, आप मेल हैं या फीमेल है जो भी है, तो आपने क्या करना है, वहाँ की लोकेशन अपने पास पहले तो सेव कर लेनी है, ठीक है, गूगल मैप पर। अब आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या करना है, आपने उनके वीज़ा की कॉपी उनको लाजमी देनी है, होटल का कार्ड देना है, पाकिस्तान में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों उनका नंबर उनके पास लिखा हुआ होना चाहिए, पाकिस्तान में जो आपका ट्रैवल एजेंट है उसका नंबर लिखा होना चाहिए है। आपके ट्रैवल एजेंट आपको सऊदी में भी मक्का और मदीना के 2 नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक बंदा मक्का में होता है, एक बंदा मदीना में होता है, जो ट्रैवल के सारे इंतजाम देख रहा होता है, उनके नंबर भी आपने लाजमी लिख देने हैं कि अगर इन केस अल्लाह ना करे आप लोग बिछड़ जाते हैं हरम में, इधर से उधर हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ट्रैवल एजेंट के पास कॉल चली जाती है तो यकीनन वो मिल जाएंगे, और अगर उनके पास उम्रा वीज़ा भी होगा तो भी वो आराम से मिल जाएंगे। होटल का कार्ड होता है ना, तो होटल के कार्ड से क्या होता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, तो शॉप वाले जो भाई होते हैं, जैसे कि इब्राहिम खलील रोड पर जितनी भी शॉप्स होती हैं, आप कहीं पे भी जाके बोलते हैं तो फिर वो आपको होटल तक पहुंचा भी देते हैं, क्योंकि इब्राहिम अल खलील रोड मेन रोड है, ठीक है, जितने लोग गए हैं उनको ये बात मालूम होगी, इब्राहिम अल खलील रोड मेन रोड है, उसके बाद है शारे हिजरा और शारे मंशा। जब हम शारे हिजरा वाले होटल पे होंगे या शारे मंशा वाले होटल पे होंगे, तो हम जब सीधा जाएंगे ना, तो हम हरम जाएंगे तो सीधा, बीच में पहले कबूतर चौक होती थी, तो रास्ता जो है वो डिवाइड नहीं किया हुआ था, अब बीच में वहाँ पर शायद स्टेशन, शायद बस स्टेशन बन रहा है या बस स्टॉप बन रहा है, तो एक रास्ता इस तरफ हो गया, एक रास्ता इस तरफ। जब आप जाएंगे तो आप सीधा चले जाएंगे, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आप दूसरे रास्ते से आएंगे जो सिर्फ इब्राहिम खलील रोड निकलेगा। फिर आपने ये देखना होगा कि भाई मेरा होटल शारा हिजरा पे है या शारा मंशा पे है, तो ये बात आपको समझनी होगी। तो होटल से निकलने से पहले ही आपने ये तमाम चीज़ें, यानी कि होटल का कार्ड, उनका अपना जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके उम्रा वीज़ा की कॉपी और साथ में नंबर्स, ये आपने लाजमी साथ रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात यह है कि अब सिम तो आपने लेनी है, ठीक है, तो कोशिश करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तमाम फैमिली मेम्बर्स के पास सिम लाजमी होनी चाहिए है, क्योंकि हरमैन शरीफैन जो है वो इतना बड़ा है कि अगर काबा में यानी कि मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में आपस में लोग बिछड़ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अब होटल तक तो चले, अगर आपके पेरेंट्स को भी रास्ता याद हो गया है माशाल्लाह, अगर वो एक्टिव हैं, चल फिर सकते हैं, आपको भी याद है, लेकिन अब आप लोगों ने खाना खाना है, आप लोगों ने मिलना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर फैमिली मेम्बर के पास सिम हो और वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकें। अच्छा, सिम के साथ साथ एक और बात याद आई, अगर आप अपने पेरेंट्स को उम्रा पर लेकर जा रहे हैं या कोई भी ओल्ड एज पीपल आपके साथ उम्रा पर जा रहे हैं, तो उनको स्मार्टफ़ोन आपने लाजमी सिखाना है, क्योंकि वहाँ पर स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत अब इसलिए पड़ती है क्योंकि रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो लाजमी आपने लेना पड़ता है। परमिट किस तरह मिलेगा और नुसुक ऐप पर किस तरह रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दी हुई है, कार्ड पे यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप वो जाकर देख लें और उनको भी बताएं कि किस तरह परमिट बनता है, और अगर नहीं चले परमिट तो आप बना के दे दें, लेकिन किस तरह एप्लीकेशन खुलेगी, और अगर वो व्हाट्सएप पे वहाँ पर व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजेस चलते हैं तो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह कॉल कर सकते हैं, उनको अगर पाकिस्तान किसी से बात करनी है, तो ये सब चीज़ें उन्हें पहले से ही आपने सिखाना शुरू कर देनी है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के साथ भी ऐसा कोई इशू है कि वो होटल की जो रोटी होती है, जैसे कि तंदूर की रोटी होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो वहाँ पर बकाला मीन्स जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे से मार्ट होते हैं, इस तरह की जैसे ग्रॉसरी शॉप होती है, इस तरह होटल्स के नीचे काफ़ी सारी बकाला आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से 1 रियाल या 2 रियाल की आपको खुब्ज़ मिल जाती है। वहाँ जाके आप बोल दें खुब्ज़ चाहिए है, तो वो पैकेट में रोटी टाइप ही होती है वो, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है तंदूर की रोटी के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन टिप देने वाली हूँ ज़ियारत के हवाले से। जैसे कि जब ज़ियारत पर जाते हैं, अब आप मक्का जब जाएंगे तो ट्रैवल एजेंट की तरफ से आपको एक दिन बताया जाएगा कि मक्का के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आपने जाना है, और एक दिन ऐसे ही मदीना में आपको बताया जाएगा कि मदीना के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाना है। जब आप ज़ियारत पर जाते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मदीना में मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद क़ुबा है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम गए हैं तो बस हमारी ही बस है,
वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बसेस खड़ी हुई नज़र आएंगी। तो जब आप बस से उतर रहे हों तो अपने पेरेंट्स को वैसे तो कोशिश करें कि साथ रखें, लेकिन अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आप फादर के साथ हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप मदर के साथ हो सकती हैं। लेकिन एक जो पेरेंट है वो अलग ही होंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरे साथ मैं अपनी अम्मी को लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो अलग से जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस का नंबर अपने पेरेंट्स को लाजमी बता देना है कि भाई ये बस का नंबर है, ये बस का कलर है, उनके फ़ोन में पिक्चर भी ले दें और जगह भी बता दें उनको कि यहाँ पे बस खड़ी है, कि अगर इन केस आप लोग आपस में नहीं मिलते हैं तो वो एटलीस्ट बस तक लाजमी पहुँच जाएं। अच्छा, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो हमें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू ही ज़ियारत करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू हमें ज़ियारत करवाई जाती है, यानी कि बसेस में लेकर जाया जाता है, इनमें टाइम ज़रा कम होता है। तो जितनी देर आपको बताई जाए कि भाई फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 10 मिनट रुकेगी गाड़ी या यहाँ पर 20 मिनट रुकेगी, तो आप कोशिश करें कि उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर बस में आकर बैठ जाएं ताकि आपको कोई इशू ना हो। इसी तरह सेम आपने क्या करना है, जब हम जाते हैं मक्का से मदीना और मदीना से मक्का, तो बीच में एक दो जगह बसेस रुकती हैं। जैसे कि अगर आप दोपहर में निकलते हैं तो असर की नमाज़ के लिए, मगरिब की नमाज़ के लिए, खाना खाने के लिए, या आप सुबह में निकलते हैं तो भी खाने के लिए बस लाजमी 1 से 2 बार रुकती है। तो आपने वहाँ पे भी यही करना है, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी सारी बसेस होती हैं कि लिटरली जब आप, जितने लोग गए हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब आप बस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा यही मेरी बस है, इसी में था मैं या थी। लेकिन फिर आप दूसरी देखेंगे, उसको देखकर भी आपको ऐसा ही लगेगा। तो बस के होते हैं नंबर। ठीक है, आपने बस का नंबर लाजमी जो है वो अपने पास रखना है। और जैसे कि अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर गए हैं, तो आपने जो भी अगर आपके बस में आपके ट्रैवल एजेंट का कोई बंदा है या बस में, आपने लाजमी किसी का नंबर अपने पास रख लेना है, ताकि इन केस अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं तो आप बस में किसी ना किसी से कांटेक्ट ज़रूर कर सकें। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कि बस निकल जाए, वैसे तो बस वाले भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि तमाम ज़ायरीन आ जाएं उसी के बाद बस चले, लेकिन अगर कोई बहुत टाइम लगा दे, अल्लाह ना करे, या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो छोड़ के भी जा सकते हैं। तो इन सब बातों को आपने पहले से ही अपने जहन में रखना है। तो वहाँ पे जितनी देर के लिए बस रुके उतनी देर में आप आकर बैठ जाएं और बस में लाजमी किसी का नंबर ज़रूर रखिएगा। अब अगर आपके साथ पेरेंट्स ऐसे हैं कि कोई भी, या तो एक या दोनों, किसी को भी ऐसा कोई इशू है कि व्हील चेयर पर है या तबीयत ख़राब होती है, अब जैसे कि यंग जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा चल सकते हैं, हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो ज़्यादा चल सकते हैं, ज़्यादा तवाफ़ कर सकते हैं। तो मस्जिदुल हराम में एक बेहतरीन जगह मैंने बताई थी, उसकी वीडियो आपने लाजमी जाकर देखनी है, यहाँ मैं कार्ड पे लगा दूँगी। वहाँ पर वज़ू खाना भी है, ठीक है, मताफ के बिल्कुल पास है, वहाँ पे वज़ू खाना भी है, और वहाँ पे मर्द हजरात के लिए और ख़वातीन दोनों के लिए एक सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे वो लेट भी सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, और बिल्कुल पास वज़ू खाना है। अगर आप सो गए हैं, आप उठें, वज़ू करें, अपनी इबादत को कंटिन्यू करें। तो वो जगह पेरेंट्स के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। वो वीडियो लाजमी आपने जाकर देखनी है, और उसके अंदर मैंने मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के जो पोर्शंस हैं वो बताए हुए हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बिठाएं, ताकि वो ऐसे है ना कि वो गए, उन्होंने खुद ही वज़ू की, अपनी इबादत भी कर ली, आप अपना तवाफ़ कर रहे हैं या उम्रा अदा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप अपना आराम से वो करें, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो परेशान भी ना हो, मस्जिदुल हराम में भी होंगे और वो भी अपनी इबादत करते रहेंगे। अगर वही वाली बात कि अगर आपके पेरेंट्स व्हील चेयर पर हैं या कोई भी एक ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर है, तो फिर आपको जो तवाफ़ है वो फ़र्स्ट फ्लोर से करना पड़ेगा, और वो काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो कोशिश करें कि तवाफ़ जो है वो आप उनको काबे में मताफ के पास, यानी कि पैदल चलकर करवा लें, और जो सही है वो आप उनको व्हील चेयर पर करवा लें। नहीं तो फिर आपको व्हील चेयर के लिए फ़र्स्ट फ्लोर से तवाफ़ करना होगा। और सही के लिए तो व्हील चेयर चलाने की अलग ही जगह है, तो वो तो आप आसानी से चला सकते हैं, लेकिन मताफ में व्हील चेयर अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको फिर फर्स्ट फ्लोर से ही तवाफ़ भी करवाना पड़ेगा। अब देखें, रूटीन जो है वो सबके डिफरेंट होती है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स आते हैं कि भाई किस तरह हम मैनेज करें अगर पेरेंट्स आते हैं, व्हील चेयर वाले बीमार ऐसे लोग हमारे साथ हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको रूटीन क्या है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी रूटीन ये होती है कि इशा पढ़ते हैं और जाकर सो जाते हैं, ठीक है, फिर वो फजर में आते हैं। लेकिन कुछ लोगों की रूटीन ये होती है कि वो फजर तक रुकते हैं,
फजर पढ़ के जाते हैं और फिर ज़ोहर में आते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने पेरेंट्स पर भी आप इतना ज़्यादा बर्डन ना करें। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ गए हैं इशा में होटल आ गए, ठीक है, तो अगर फजर वो अपने होटल में पढ़ रहे हैं या होटल से निकलते ही आप उनको कहें कि जो बिल्कुल आखिरी सफ़ बनती है वहीं पे पढ़ लें और जाकर सो जाएं, या होटल में ही पढ़ लें, तो फिर बेटर ये होगा ताकि वो आराम ज़्यादा कर लें और नेक्स्ट डे के लिए फिर वो फ्रेश हो जाएं। अच्छा, ज़ियारत की बात चल रही थी तो एक और बात कह दूँ कि ज़ियारत पर आपने जिस दिन भी जाना हो, आपने क्या करना है, ख़ुद भी और अपने पेरेंट्स को भी उस दिन, क्योंकि ज़ियारत पर जब हम जाते हैं ना बस में, तो ये होता है कि सुबह 6 बजे का टाइम देते हैं, तो आपने उस दिन क्या करना है, आप लोगों ने बस इशा पढ़नी है, खाना खाना है और सो जाना है, ताकि आप फ्रेश होकर ज़ियारत पर जाएं और बहुत अच्छे से आप एक्टिव होकर ज़ियारत पर जाएंगे। एनर्जी होगी तो बहुत अच्छे से फिर आप मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे और जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो वहाँ पर बताई जाती है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर कार्ड पर अपनी ज़ियारत की वीडियो भी लगा दूँगी, तो आप वो भी देख लें, तो आप वो देखेंगे, आपको अभी से काफ़ी सारी जो है वो हिस्ट्री भी पता चलेगी, तो फिर बहुत अच्छे से आप ज़ियारत कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं मदीनातुल मुनव्वरा में। अच्छा, मदीनातुल मुनव्वरा में जैसे कि परमिट्स हो गए हैं अब कोविड के बाद से, तो उम्रा के लिए परमिट कंपलसरी नहीं होता। अगर आप एहराम में है तो आपको मताफ में जाने दिया जाता है, तो उसके लिए परमिट का इतना इशू नहीं होता। लेकिन रियाजुल जन्ना के लिए परमिट बिल्कुल कंपलसरी है, परमिट आपको चाहिए ही चाहिए होगा। परमिट की सारी डिटेल की वीडियो, 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप दोनों जाकर देखें। और मैंने बताया है कि परमिट किस तरह आप, मतलब किस तरह नुसुक ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और किस तरह टाइमिंग्स ले सकते हैं, स्लॉट ले सकते हैं, क्या स्लॉट लेने के टिप्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें स्लॉट्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या टिप्स हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वो आप खुद भी देखें, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, और जो भी डिटेल है वो सब मैंने बताई हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगी, अगर आप अपने पेरेंट्स को लेकर जा रहे हैं ना, तो उन्हें परमिट, जैसे कि नुसुक ऐप है, अब हम अपने फ़ोन पर आपने उनको खोल कर दे दी, हो सकता है बंद हो जाए, तो जब नुसुक ऐप ओपन करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि परमिट शो नहीं हो रहा होता। तो अब ऑब्वियसली हमें आता है ना देखना, उनको नहीं आता, तो उनको आप ये ज़रूर बताएं कि भाई किस ऑप्शन पे जाके आपको परमिट शो होगा और जब वो शूरते के पास जाएं। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी मम्मा को तो लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा के साथ तो नहीं जा सकती, तो उनको मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपने यहाँ से परमिट देखना है और शूरते को आपने इस तरह परमिट दिखाना है। तो ये सारी बातें उनको बताएं, उनको सिखाएं, ताकि जब वो जाएं तो प्रॉब्लम ना हो। पहले क्या होता था कि परमिट आपने जब कभी लिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रात 9 बजे का लिया, आप 11 बजे भी चले जाएं तो वो परमिट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है, विद इन फ्यू मिनट्स वो परमिट नॉट एक्टिव हो जाता है और फिर आप उस परमिट पर नहीं जा सकते, वो नहीं जाने देते। तो अगर आपका 9:30 का परमिट है, फॉर एग्जाम्पल ख़वातीन है तो उनका 9:30 इस तरह ही होता है, तो आप इशा के फ़ौरन बाद पहुँच जाएँ। ये इंतज़ार ना करें कि 9:30 का परमिट है तो मैं 9:30 बजे ही जाऊंगी। तो जो भी वक्त है रियाजुल जन्ना के परमिट का, आपने लाजमी उससे पहले पहुंच जाना है। अब अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी मदर को टाइम से पहले उस जगह पर भेज देना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने फादर को लाजमी टाइम से पहले भेज देना है। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अपने माँ बाप को लेकर जाने वाले हैं। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ उम्रे पर जाने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो आपने करनी है ज़रूर शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि उम्रा हज के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए मैं बनाती रहूं, तो वो आपको फ़ौरन मिल भी जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। आखिर में बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको और मुझे, हम सबको बारहा अपने माँ बाप के साथ, उनकी अच्छी सेहत के साथ, खुशियों के साथ, हमारी अच्छी सेहत और खुशियों के साथ उम्रा करने की, हज करने की तौफीक नसीब करे। बारहा हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब हो। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।